अब तक न्यूज चैनल्स के जरिए आप ये जान गए होंगे कि एनसीपी के नेता अजीत पवार की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। मगर आज इस अहम कार्यक्रम में मैं आपके सामने वो मुद्दे रखने वाला हूं जो कोई पत्रकार नहीं रखने वाला है। मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से अजीत पवार की मौत, इस प्लेन दुर्घटना में उनकी मौत से महाराष्ट्र की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल आ गया है। जी हां, एक ऐसा घटनाक्रम जिसका असर महाराष्ट्र की भावी आने वाले वक्त में पड़ने वाला है। यह इतना बड़ा घटनाक्रम है, यह विमान हादसा। न सिर्फ अजीत पवार की मौत हो गई है इस विमान दुर्घटना में, बल्कि उनके साथ जो 5 अन्य लोग थे उनकी भी मौत हो गई है। जाहिर सी बात है, इससे भारतीय नागरिक उड्डयन पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि यह मत भूलिए दोस्तों, इससे पहले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत एक प्लेन हादसे में होती है जिसमें 300 लोग और मारे जाते हैं, और यह कोई आम विमान नहीं था, यह एयर इंडिया था। उसके बाद आज अजीत पवार की एक और विमान हादसे में मौत। मायने क्या है इसके? इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि यह कितनी बड़ी क्षति है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उनकी मौत की पुष्टि कैसे हुई। मैं उस वक्त एबीपी न्यूज देख रहा था, और आइए देखते हैं एबीपी न्यूज ने किस तरह से इस खबर की पुष्टि की थी। देखा जाए। सूरज, अजीत पवार की मौत की पुष्टि कर दी गई है। देखिए, ये बताया जा रहा है कि प्लेन में जितने भी लोग थे वे सभी उन सभी की मौत हो चुकी है। उसमें अजीत पवार सवार थे, उनके अलावा उसमें उनके सुरक्षा रक्षक भी सवार थे। तो तमाम लोग उस प्लेन में सवार थे, और वो बारामती लैंड करने वाली थी, क्योंकि वहां पर जिला परिषद के चुनाव को देखते हुए उनकी 4 रैलियां थी। वो आज 5 बजे तक उनकी रैलियां थी अलग अलग लोकेशन पर, और इसी वजह से वो जा रहे थे। और जब ये घटना हुई और जो जानकारी पीछे हमें मिल रही थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि अजीत पवार उस प्लेन में है, और आपको डीजीपी की तरफ से जो जानकारी मिली है कि जितने भी लोग उस प्लेन में सवार थे उन सभी की मौत हो गई है। और उसके बाद समाचार एजेंसीज में दुर्घटना स्थल के वीडियोस जो हैं वो वायरल होने लगे। मैं अब आपको वो वीडियोस दिखाने वाला हूं जो आपको विचलित कर सकते हैं, इसलिए मेरी आपको पहले से चेतावनी। हालांकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि दुर्घटना स्थल से जितने वीडियोस आ रहे हैं उन्हें मैं ब्लर कर दूं, यानी कि आपके सामने हूबहू तस्वीर ना दिखाऊं। जो लाशों की तस्वीरें हैं वो मैं आपको नहीं दिखला रहा हूं, जानबूझकर नहीं दिखला रहा हूं, मगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दुर्घटना कितनी बड़ी होगी। देखिए किस तरह से विमान के परखच्चे उड़े पड़े हैं और वहां पर आग लगी हुई है। आप जो ब्लर्ड तस्वीरें देख रहे हैं, जिसे मैंने आपसे छुपाया हुआ है, ये उन लाशों की तस्वीरें हैं, उन लोगों की तस्वीरें हैं जिनकी लाशें अब जमीन पर पड़ी हुई हैं। क्योंकि सिर्फ अजीत दा की मौत नहीं हुई है, अजीत पवार के साथ 5 अन्य लोगों की मौत हुई है। वो जा रहे थे एक राजनीतिक सभा को संबोधित करने, और उनकी मौत हो गई। अजीत पवार, जिनकी जिंदगी बहुत ही दिलचस्प थी, जो खुद कई विवादों में घिरे हुए थे, कई करप्शन के मामलों में भी घिरे हुए थे, और दिलचस्प बात, पिछले कुछ दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी से उनके रिश्ते जो हैं वो खराब हो रहे थे। मैं आपके सामने 2 खबरें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए, महाराष्ट्र की सियासत से बहुत बड़ी खबर। अजीत पवार ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बीजेपी सत्ता के नशे में चूर, पैसे की कर रही लूट, सबूत हैं। उसके बाद आज तक की खबर देखिए, बीजेपी को अब नहीं रही अजीत पवार की जरूरत, क्या पार्टी छुटकारा पाना चाहती है, ऐसा आज तक कह रहा है। खबर में क्या लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार को महायुति में लाने को लेकर बीजेपी अंतर्विरोध रहा है। यह अंतर्विरोध एक बार फिर उठ गया है, पर जिस तरह शिवसेना नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के पर निकल रहे हैं, क्या बीजेपी पवार से छुटकारा पाने का रिस्क लेगी? यह लेख कहीं और नहीं बल्कि आज तक में आया था। मैंने आपके सामने आज तक और एबीपी न्यूज की 2 खबरें बताई। पिछले कुछ अरसे से लगातार उनके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तनाव सामने आ रहा था। इंतजार कीजिए, मैं आपके सामने बताऊंगा उनकी पूरी जीवनी के बारे में। मगर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में तनाव किन मुद्दों को लेकर था। क्या वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी उनसे राजनीतिक छुटकारा पाना चाहती थी, यानी कि उन्हें गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखलाना चाहती थी, जैसा कि ये तमाम न्यूज चैनल्स दावा कर रहे थे। मगर सबसे पहले याद कीजिए, अजीत पवार ने जो ऐलान किया था कि वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने मुझ पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, मगर वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके साथ मैं सत्ता में हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पिंपरी चिंचवाड़ निकाय को लेकर उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर किस तरह से भाजपा पर प्रहार किया था, गौर फरमाएं। अजीत पवार ने हाल के दिनों में खासकर पिंपरी चिंचवाड़ और दूसरी नगर निकाय चुनावों के दौरान बीजेपी पर काफी तीखे बयान दिए थे। उनका फोकस मुख्य तौर पर भ्रष्टाचार और सत्ता के घमंड पर रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। हालांकि अपने आप में विडंबना थी कि वो खुद कई भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हुए थे, जिससे बीजेपी ने उन्हें छूट दिला दी थी। आपकी स्क्रीन पर अजीत पवार ने कहा कि 2017 से 2022 के दौरान बीजेपी के शासन में पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब गया है। उनका आरोप था कि कभी अमीर माने जाने वाले नगर निगम आज कर्जे में डूबे हुए हैं और जमा पैसा बेवजह उड़ा दिया गया है। उन्होंने कहा था बीजेपी के राज में लूट के गिरोह सक्रिय थे, और नदी सफाई, सीसीटीवी, ऑप्टिक फाइबर और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स में भारी गड़बड़ी हुई है। पवार का दावा था कि उनके पहले के कार्यकाल में इतनी खुली लूट कभी नहीं देखी गई। सबसे बड़ी बात, पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा था कि उनमें सत्ता का घमंड है, और उन्होंने यहां पर भ्रष्ट राक्षस शब्द का इस्तेमाल किया था। सही सुना आपने, भ्रष्ट राक्षस, गौर फरमाएं। एक रैली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नगर प्रशासन व्यवस्था को भ्रष्ट राक्षस कहा और बोले कि चुनाव में उतरने का मकसद इसी सिस्टम को खत्म करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में सत्ता का घमंड आ गया है और नगर निगमों में न तो पारदर्शिता है और न जवाबदेही। उनका कहना था कि बीजेपी शासन में अलग अलग तरह की माफिया खड़ी हो गई है। सबसे बड़ी बात, जिस सिंचाई घोटाले में वो आरोपी थे, उसी मुद्दे पर उन्होंने भाजपा पर प्रहार किया था।
गौर फरमाएं, अजीत पवार ने याद दिलाया कि कभी बीजेपी नेताओं ने उन पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने सवाल किया कि बिना आरोप साबित हुए किसी को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है, खासकर तब जब वही लोग आज सत्ता में साथ बैठे हैं। इसी बहाने उन्होंने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने भी इस पर करारी प्रतिक्रिया दी थी। क्या कहा था बीजेपी ने आपके स्क्रीन पर? भाजपा नेताओं ने पलटवार करते हुए अजीत पवार से आत्ममंथन करने को कहा था और चेतावनी दी थी कि जवाबी आरोप उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। विवाद बढ़ने पर अजीत पवार ने सफाई दी थी कि उनके बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं और उनका निशाना पूरी राज्य सरकार नहीं बल्कि कुछ नगर निकायों का स्थानीय नेतृत्व था। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। एक बार फिर देखिए दोस्तों, दुर्घटना स्थल का वो वीडियो। आप देख सकते हैं कि विमान किस तरह से चल रहा है और मैंने जानबूझकर कुछ हिस्सों को ब्लर कर दिया है ताकि आप जो लोग मर गए हैं उनके पार्थिव शरीर के उन हिस्सों को ना देखें, क्योंकि ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। मगर जैसे मैंने बताया कि उनका मरना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपको बताता हूं क्यों। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है ना महाराष्ट्र में, सभी नेता अमूमन सांप्रदायिक हैं। इकलौते अजीत पवार ऐसे नेता थे, अगर आप उनकी पूरी राजनीति पर निगाह डालें तो वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे, वो कभी अपनी राजनीति के जरिए मुसलमानों को गाली नहीं देते थे और किसी तरह की सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते थे। लिहाजा उनकी मौत और खासतौर से पश्चिमी महाराष्ट्र में जो उनकी पहुंच थी, वो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक झटका है। आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती जाती है और शरद पवार वाला धड़ा अगर भाजपा में शामिल हो जाता है, कांग्रेस भी अगर कमजोर होने लगती है, उद्धव ठाकरे भी कमजोर होने लगती हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से सांप्रदायिक हो जाएगी। क्योंकि अजीत पवार ऐसे शख्स थे जो हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे, जो सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते थे और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस बात को लेकर उनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे। अब मैं सरल शब्दों में आपको बतलाना चाहता हूं उनके पूरे राजनीतिक जीवन के बारे में। वो आज हमारे बीच नहीं है, लिहाजा यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उनका जीवन कैसे रहा। गौर फरमाएं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उनके शुरुआती जीवन और राजनीति में एंट्री के बारे में। गौर फरमाएं। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ। वे एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। उन्होंने राजनीति में कदम सहकारी क्षेत्र से रखा। चीनी मिलें, सहकारी बैंक और स्थानीय संस्थाएं उनके शुरुआती पावर बेस रहे, खासकर पुणे जिले में। 1991 में वे पहली बार बारामती से विधायक बने। यह सीट लंबे समय तक उनकी सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन रही। अगर हम उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो उनमें कई बड़े मोड़ आए। कैसे? गौर फरमाएं। 1999 में कांग्रेस एनसीपी सरकार बनी तो अजीत पवार पहली बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वे कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करते हुए रिकॉर्ड संख्या में डिप्टी सीएम रहे और जल संसाधन, वित्त, ऊर्जा जैसे अहम विभाग उन्होंने संभाले। 2019 में वे अचानक बीजेपी के साथ आ गए और देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली, लेकिन यह सरकार महज 80 घंटे चल पाई। बाद में वे फिर शरद पवार खेमे में लौट आए। सबसे बड़ी बात, जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनी उसमें भी वो मंत्री रहे। गौर फरमाएं। महाविकास आघाड़ी सरकार में भी वे उप मुख्यमंत्री रहे। आगे चलकर उन्होंने एनसीपी में बगावत की, अलग गुट बनाया और बीजेपी शिंदे शिवसेना गठबंधन के साथ फिर से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। इसी वजह से उनकी छवि हर हाल में सत्ता में रहने वाले नेता की बन गई। अब हम बात करते हैं उन तमाम करप्शन के आरोपों की जिसमें वो घिरे हुए थे, जिसको लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ताना भी मारा था। गौर फरमाएं। सिंचाई घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोप। अजीत पवार पर सबसे बड़े आरोप महाराष्ट्र के हजारों करोड़ के सिंचाई घोटाले से जुड़े रहे। आरोप यह थे कि सिंचाई परियोजनाओं में ठेके देने में गड़बड़ी हुई, लागत बेवजह बढ़ाई गई और सरकारी पैसे का नुकसान हुआ। कई याचिकाएं अदालत तक पहुंची और सीबीआई, ईडी जांच की मांग भी हुई। हालांकि 2019 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट में कहा कि जांच किए गए मामले में अजीत पवार के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले हैं और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। इसके बावजूद राजनीतिक स्तर पर इन आरोपों की चर्चा लगातार होती रही। दादा गेले तर अजूनही समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री अजीत पवार जो हैं वो लोगों के नेता थे और उनके जमीनी लिंक्स यानी ग्रासरूट लिंक्स बहुत मजबूत थे। उनकी बेतहाशा इज्जत की जाती थी और वो लगातार महाराष्ट्र की जनता की सेवा कर रहे थे। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ बहुत मजबूत थी और वो लगातार गरीबों और वंचितों की सेवा करते रहे। पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे।
मुझे बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदना व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के मैं कहूँगी अमंग द यंगर लीडरशिप थी और काफी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। अब बड़ा प्रश्न, उनकी मौत के बाद एनसीपी पर क्या असर पड़ने वाला है, यूनिफाइड एनसीपी पर क्या असर पड़ने वाला है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अजीत पवार का जो मुकाबला था वो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के साथ था। मगर अगर हम राजनीति की बात करें तो जिस तरह के राजनीतिक दिग्गज अजीत पवार थे, सुप्रिया सुले का वो मुकाम फिलहाल नहीं है। मगर यकीनन अब जो पावर सेंटर है वो शिफ्ट करेगा शरद पवार या सुप्रिया सुले की तरफ। मगर यह ना भूलें, हो सकता है कि अजीत पवार की मौत के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर में उनकी पत्नी सामने आए। मगर यह भी हो सकता है कि हर गुजरते दिन के साथ जो मौजूदा एनसीपी है, यानी कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, धीरे धीरे उसका विलय बीजेपी में हो जाए या उसके तमाम विधायक सांसद जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। बहरहाल ये महज कयास हैं और हमें इंतजार करना पड़ेगा। मगर यकीनन अजीत पवार की मौत एक बहुत बड़ी क्षति है महाराष्ट्र राजनीति के लिए। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।